गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस के कारण हमारे सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद चल रहे हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट आपकी स्टडीज़ पर ना हो, इसीलिए हमारे स्कूल की पूरी टीम, सभी टीचर्स, सभी स्टाफ मेंबर्स आपके साथ ऑनलाइन पर्पज़ के थ्रू कंटिन्यूस वर्क में लगे हुए हैं। तो चलिए आइए इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना साइंस का चैप्टर 10 दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहूँगा। दैट इज़ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ पिक्स आएंगी, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कुछ पिक्स आएंगी जैसे कि आपके सामने पिक हैं। इन पिक्स के नीचे कुछ ना कुछ सीरीज़ नंबर लिखा होगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इन पिक्स के नीचे एक सीरीज़ नंबर लिखा होगा, उसी सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉपी में वर्क को कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलिए आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसके हमारे चैप्टर के रह रहे थे लास्ट में। लेकिन उस चैप्टर को उस चैप्टर के उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम एक बार ज़रूर कर अपना पीछे का चैप्टर पूरा रिव्यू ज़रूर लेंगे उसका, जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं हम अपना जब जो भी हमने अब तक इस चैप्टर में पढ़ा है। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में देखा था कि लाइट होती क्या है। तो हमने सबसे पहले वहाँ पर ही पढ़ा था कि लाइट सिंपल एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है, हमें कोई भी चीज़ देखने के लिए इनेबल कर देती है। यानी कि हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, किसका यूज़ कर कर, एक एनर्जी का यूज़ कर कर, और उस एनर्जी को हमने नाम क्या जाता है, लाइट। उसके बाद हमने इस लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जैसे कि लाइट हमारा कैसा नेचर शो करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह शो करती है। क्या मतलब है इसका, कि उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप वैक्यूम ले लें, वैक्यूम मतलब कि कोई भी मीडियम नहीं है, एयर, वाटर, सॉलिड, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी मीडियम लाइट ट्रैवल कर सकती है। सेकंड हमने पढ़ा था कि लाइट जो होती है वही ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल जब भी लाइट हमारी ट्रैवल करेगी एक स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग ट्रैवल करेगी। उसके बाद हमने देखा था कि लाइट के डुअल नेचर होंगे, दैट इज़ वो क्या करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है, एज वेल एज वो अपना क्या करती है, वेव नेचर भी शो करती है। उसके बाद हमने देखा था कि लाइट की मैक्सिमम स्पीड किस में मिलती है, वो मिलती है हमें वैक्यूम में, और उसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड कितनी है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ दिखाना एक मिनट रुकिए, ये रही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि लाइट जब भी हमारी किसी भी एक सरफेस के ऊपर फॉल करेगी, जैसे कि लाइट किसी भी अगर सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो उसके अंदर 3 फिनोमिना होने के चांसेस हैं। या तो क्या होगी, लाइट बाउंस बैक कर जाएगी यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाएगा, या फिर लाइट क्या होगी, उस मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाएगी, दैट इज़ क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट हो सकती है। या फिर हो सकता है कि उसी मीडियम में वो लाइट हमारी क्या हो जाए, अब्जॉर्व हो जाए। 3 केसेस हो सकते हैं। उसके बाद हमने अपना स्टार्ट किया था कि रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन के अंदर कैसे कैसे करना है। ठीक, तो उसके बाद हमने पढ़ना अपना एक फिनोमिना स्टार्ट किया था, दैट इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट आई, किसी मीडियम से टकराई, और टकराने के बाद अगेन उसी मीडियम में क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई, दैट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट वैन इट स्ट्राइक। लेकिन स्ट्राइक किस पर होनी चाहिए, स्ट्राइक होनी चाहिए हमारे एक ऐसे सरफेस पर जो कैसा हो, पॉलिश्ड हो। और पॉलिश के लिए मैंने आपको बताया था, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, मिरर में क्या होता है, एक साइड क्या होता है, कैसी कोटिंग होती है, हमारी सिल्वर की कोटिंग होती है, यानी कि पॉलिश सरफेस पर, जिस कारण लाइट आएगी, मिरर से टकराएगी, उस पॉलिश सरफेस से टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगी, हमारी बाउंस बैक हो जाएगी, और सिंपली हमारा एक फिनोमिना हैपन हो जाएगा। कौन सा फिनोमिना होगा, दैट इज़ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने कुछ लॉ पढ़े थे, जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने क्या पढ़ा था, कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। क्या मतलब है, यानी कि जो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, दिस वन, किसके बराबर होगा, हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक, दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी हमारे फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे, ये आपको दिख रही है, एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक, एक रिफ्रैक्टेड रे है, ये रही आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और एक जा रही है आपकी नॉर्मल। ये सभी तीनों रेज क्या होंगी, एक सिंपल एक सेम प्लेन के ऊपर लाई करेगी। ठीक, तो ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। इसके बाद हमने कुछ आज तक हमने देखा है कि हमारे मिरर्स में जो हमने जनरली आज तक, अब इस चैप्टर से पहले जो हमने देखे हैं मिरर, हमने सिर्फ एक सिंपल मिरर देखा, दैट इज़ प्लेन मिरर। लेकिन इस चैप्टर में फिर हमने देखा था कि हमारे 2 टाइप के मिरर और आए थे, जिनका हमने नाम दिया था स्फेरिकल मिरर्स। और उन स्फेरिकल मिरर्स में हमने 2 टाइप के मिरर और पढ़े थे, दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर एंड
कॉनकेव मिरर। ठीक, फिर हमने उन मिरर्स के बारे में पढ़ने से पहले उनके कुछ बेसिक टर्म के बारे में जाना था, जैसे कि जिसमें आपको कॉपी में अंदर लिखवाया गया था सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। उन सम इम्पोर्टेंट टर्म्स में डायरेक्टली आपको मूव लेके चलते हैं, जस्ट वेट हेयर। वहाँ पे सबसे पहली टर्म आई थी आपकी पोल। पोल क्या होता है? पोल की अगर बात करें तो जो हमारा एक मिरर होगा, जैसे ये आपको एक ब्लैक कलर का मिरर दिख रहा है, कर्व्ड मिरर, तो इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा दैट इज दिस पॉइंट, इसको हम क्या नाम देंगे? पोल। तो पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन अ स्फेरिकल मिरर, यानी कि कोई भी एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मतलब मिरर है हमारा कोई भी, उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट को हमने नाम क्या दिया अपना? पोल। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम पी से, जैसे कि आपको देख सकते हैं हेयर। ये पॉइंट क्या है आपका? पॉल, और इसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहा था आपको? कि जो भी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगी, जो भी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगी, उनका कुछ ना कुछ सेंटर होगा जहाँ से हमने उनको बनाया है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया गया था कि हमारा एक स्फेयर है, होलो स्फेयर, उस स्फेयर को बीच में से कट किया गया है, तो इस स्फेयर का एक सेंटर पॉइंट ज़रूर होगा। ठीक, उस सेंटर पॉइंट को हमने नाम क्या दिया था यहाँ पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन ए स्फेरिकल मिरर हैज़ अ सेंटर दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कॉन्वेक्स मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर। यानी कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ मिलेगा आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर? मिरर के अंदर, और जबकि कॉन्केव मिरर में क्या मिलेगा? लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको ये दिख रहा है इसका कर्व ऐसे है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर मिलेगा? ऑलमोस्ट इधर, यहाँ पर। अब बात करते हैं इसकी। तो इस कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको कहाँ मिलने वाला है? ऑलमोस्ट इधर। ठीक है, तो ये क्या मिला? ये आपको मिला बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे मिल रहा है, और ये कहाँ मिल रहा है आपको? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर के आगे मिल रहा है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? उसके बाद बात आई थी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो भी डिस्टेंस होगी, उसी डिस्टेंस को हम नाम क्या देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे कि आपने देखा है, कोई भी अगर आप सर्कल लेंगे तो उस सर्कल की एक पर्टिकुलर रेडियस होती है। ठीक, ऐसे ही हमारे जो जिस स्फेरिकल मिरर में से, जिस स्फेरिकल बॉल में से, जिस एक होलो स्फेयर में से हमने इन मिरर्स को बनाया है, उन मिरर के जो सेंटर पॉइंट है, उन सेंटर पॉइंट से पोल तक की जितनी भी डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को हमने नाम क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर ये हमारा पॉइंट इस मिरर का क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सी पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक की जितनी भी डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को हम नाम क्या देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सी पॉइंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस, जो कि आपको किससे रिप्रेजेंट करी गई है? स्मॉल आर से। ठीक, और स्मॉल आर क्या है यहाँ पर? हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस हमारा एक सिंपली इमेजनरी लाइन है, कह सकते हैं कि हमारी सिंपल एक इमेजनरी एक्सिस है, जो कहाँ से पास होती है? जो हमारे पोल से पास होगी प्लस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। जिस लाइन पर हमारे ये सभी पॉइंट मिलेंगे, कौन कौन से पॉइंट? पोल मिलेगा, फोकस पॉइंट मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, उस इमेजनरी लाइन को, उस एक्सिस को हमने एक नाम क्या दे दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन एज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल, जो पोल से पास होगी और साथ के साथ किससे पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्योंकि आपको पता है एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। जब भी हमारी एक लाइन ड्रॉ हो सकती है तो वे 2 पॉइंट कम से कम कौन से 2 पॉइंट है हमारे? एक तो पोल हुआ और एक हुआ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो लाइन पोल से प्लस सेंटर ऑफ कर्वेचर से दोनों से मिलकर पास होगी, उसी लाइन को हमने नाम क्या दे दिया अपना? प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात करते हैं हमारा प्रिंसिपल फोकस क्या होगा। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? कि अगर कोई भी लाइट रे, या फिर हम सिंपल टर्म में करें, अभी बाद में बात करेंगे उसको, फिलहाल अगर सिंपली बात करें तो अगर हम अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ध्यान सुनिएगा, अगर हम अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दें, अगर हम अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दें, तो उस हाफ पॉइंट पर हमें एक सिंपली पॉइंट मिलेगा, और उस पॉइंट को हम नाम क्या देंगे? प्रिंसिपल फोकस। यानी कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी क्या थी? सेंटर ऑफ, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दिया, यानी कि सपोज इस जगह। ठीक, तो ये पॉइंट क्या मिला आपका? ये पॉइंट मिला आपका प्रिंसिपल फोकस।
इसकी एक प्रॉपर्टी और है कि अगर कोई भी लाइट रे हमारी, जैसे कि आपको पता भी है कि अगर कोई भी लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, अगर कोई भी लाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो वो लाइट हमारी मिरर से कन्वर्ज होने के बाद या फिर डाइवर्ज होने के बाद मीट करेगी या फिर अपीयर्स टू मीट होगी, कहाँ पर, एट द प्रिंसिपल फोकस। कोई डाउट यहाँ तक? यानी कि सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई लाइट रे हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, फॉर एग्जांपल मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि ये सपोज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी आपकी एक लाइट रे आ रही है ये, ठीक है, तो ये मिरर से टकराने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद हो सकता है वो एक्चुअली में ही मीट कर जाए और हो सकता है वो अपीयर हो मीट करने के लिए, रियल में मीट ना करे, वर्चुअली मीट कर दे, लेकिन मीट कहाँ पर होगा, उसका मीट होगी कहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस पे। तो वही पॉइंट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। अब बात करते हैं, जैसे आपने पढ़ा था अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके बाद आई थी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, सेंटर ऑफ द मिरर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पोल। ऐसी सेम क्या है, आपने भी पढ़ा है प्रिंसिपल फोकस, तो फोकल लेंथ क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है। आपने वहाँ पे देखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल आर से, और फोकल पॉइंट को यानी कि फोकल लेंथ को आप रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल एफ से। कोई डाउट यहाँ तक? उसके बाद बात करी थी हमने अपर्चर की, तो अपर्चर की अगर बात करें तो अपर्चर क्या होता है, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जो भी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हो सकता है वो कॉनकेव मिरर हो सकता है वो कॉन्वेक्स मिरर हो, जरूरी नहीं है कि कॉनकेव ही होगा, कोई सा भी मिरर हो, उस मिरर की कुछ ना कुछ डायमीटर होगी, उस डायमीटर को ही हम क्या नाम देंगे, अपर्चर। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, दिस इज नोन एज द अपर्चर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी रेडियस होती है, अभी आपको बताया भी था, पहले भी बताया था, और अभी इस लेक्चर में भी आपको एक बार रिपीट कर चुका हूँ मैं, कि जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है और जो हमारी फोकल लेंथ होती है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, और वो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ क्या होती है वो रिलेशनशिप, कि जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो किसके डबल मिलती है, फोकल लेंथ के। या तो ये कह लो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके डबल होती है, फोकल लेंथ के, या फिर ये भी कह सकते हैं कि फोकल लेंथ किसके हाफ होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो इस रिलेशनशिप को आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि R इज इक्वल्स टू 2F कह लो, या फिर F इज इक्वल्स टू R/2 कह लो। कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट फिर हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि इसके लिए, क्योंकि हमें आगे क्या बनाना है, अभी रे डायग्राम बनाने हैं। उन रे डायग्राम को बनाने से पहले हमने कुछ रूल्स के बारे में डिस्कशन किया था, एक बार दोबारा से फटाफट उन रूल्स को दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइट रे है, अभी हम देख के किसको चल रहे हैं, अभी सिंपल हम अपना कॉनकेव मिरर के रूल्स पढ़ रहे हैं। किसके मिरर रूल पढ़ रहे हैं हम, कॉनकेव मिरर के, ठीक। अगर बात करें हम कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर आपके सामने दिखा हुआ है, किसका, इसका अपर्चर क्या है, किससे शो कर रखा है, MPN। कोई डाउट यहाँ तक? एक कॉनकेव मिरर रख रखा है। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पर है, यहाँ पर ये PCPFC को, इन पॉइंट्स को पास करती हुई जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये दिस, ठीक। तो इस पॉइंट को हमने नाम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि आपको भी बताया था प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक वो लाइन होती है जो किसको पास करे, पोल को पास करे प्लस सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करे, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आएगी तो आपको पता है कहाँ पर चली जानी है, कन्वर्ज होने के बाद हमारी फोकस से। तो ये लाइट रे आपकी आई किसके अलोंग, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ कन्वर्ज हो गई, ये कन्वर्ज हो गई आपकी कहाँ पर, फोकस में। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक। उसके बाद बात करें सेकंड क्या है, कि इसी का जस्ट अपोजिट लेते हैं, कि अगर कोई लाइट रे हमारी फोकस से आए, अगर कोई लाइट रे हमारी फोकस से आए, जैसे कि आपको दिख रहा है फोकस से आ रही है, तो टकराने के बाद कहाँ चली जाएगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल मतलब क्या है, इसका सिंपली मतलब एक हमारा पॉइंट क्या है, कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो टकराने के बाद कहाँ चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से चली जाएगी। और अगर कोई लाइट रे फोकस से आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ चली जाएगी, हमारी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। नेक्स्ट रूल है हमारा, यहाँ पे इस डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये एफ नहीं है, दिस इज़ नॉट एफ, दिस इज सी। ओके, अगर ये सी होगा तो एफ कहाँ मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट यहाँ पे एफ मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक है, इसको सही कर लेना आप।
हालांकि आपकी कॉपी में सही हुआ है ये, ठीक है ना। तो अगर कोई, इसका नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, रूल नंबर थर्ड, कि अगर कोई लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, अगर कोई लाइट रे, आपको दिख रहा है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही तो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद अब जिस पाथ से लाइट आएगी उसी पाथ के अलोंग क्या होगी, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी पाथ के अलोंग क्या होगी, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ना तो अपने पाथ से डाइवेट होगी ना ही कुछ होगा उसके अंदर, जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से सिंपली वापस चली जाएगी। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये आने का एरो भी इसी लाइन के अलोंग है और जाने का एरो भी इसी लाइन के अलोंग है, कोई डाउट यहाँ तक। नेक्स्ट रूल आपने पढ़ा था सिंपली, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था कि एक लाइट रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्लिकली आएगी, और टकराने के बाद क्या होगा, जो एंगल बनेगा हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ये आपका सिंपल एक रूल भी है, इसमें कोई डाउट होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, कुछ फटाफट एक बार डायग्राम, रे डायग्राम को देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हालांकि आपको सब समझा रखा है, लेकिन फिर भी जो बच्चे क्लास में उस दिन अपसेंट थे या किसी भी रीज़न के कारण उनका ये वर्क नहीं हो रहा है, एक बार उनके लिए दोबारा रिपीट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी एक बार फास्ट रिवीजन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर लिया हमने, इस कॉनकेव मिरर से हम क्या करेंगे, हम बार बार अपनी ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे, ठीक है। अभी दिखाते हैं कैसे रखने की कोशिश करेंगे। हम अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे, अलग अलग पोजीशन पर रखने के बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्ट होने के बाद, किससे रिफ्लेक्ट होने के बाद, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, किस तरह की बन रही है, बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, सीधी बन रही है, उल्टी बन रही है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, किस साइज़ की बनेगी, कहाँ पर बनेगी, किस तरीके का नेचर शो करेगी, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला केस लेते हैं हम इसके अंदर, क्या कि हमने सपोज कर ले कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फानाइट, हमारा कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फानाइट। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ये इन्फानाइट का मतलब क्या, कोई हम कह सकते हैं इस सोलर प्लैनेट से दूर ले जाएं, इसका मतलब तो ये होगा इन्फानाइट, नहीं। इन्फानाइट का मतलब सिंपल क्या है, इन्फानाइट का सिंपल मतलब ये है, क्योंकि एक एग्जाम्पल देखिए, ये जो आपको मिरर दिख रहा है कौन सा, एम डैश दिख रहा है, ये आपको एक कॉनकेव मिरर दिख रहा है। इस कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो सकती है, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, ज़्यादा तो नहीं होगी। अब एक बात सपोज करके देखिए कि अगर इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, 2 किलोमीटर पर, कहाँ रख दिया आपने ऑब्जेक्ट, 2 किलोमीटर पर, या फिर 2 किलोमीटर तो ज़्यादा हो गया, कह सकते हैं हम 20 मीटर ले लेते हैं, कहाँ रख दिया आपने, 20 मीटर पर। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी लिया आपने, 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 2 मीटर, तो 20 सेंटीमीटर के लिए तो 2 मीटर क्या हुआ, 20 मीटर क्या हुआ, इन्फानाइट हुआ, नहीं हुआ, यानी कि बहुत दूर हो गया। तो इन्फानाइट का सिंपल मतलब ये है कि हमारे मिरर से ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, काफ़ी दूर रखा हुआ है। इन्फानाइट का मतलब ये नहीं कि आप सोलर प्लैनेट से बाहर चले जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जितनी आपका उस मिरर की रेडियस है उसके कंपेयर में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो हमें पता है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो इमेज बनाने के लिए हम क्या कर लें, सिंपली 2 रे लिया है, कम से कम अगर आपको इमेज बनानी है तो इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रेज की जरूरत पड़ेगी आपको, कम से कम 2 रेज चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हम 2 रेज लेके आ रहे हैं, दोनों रेज क्या होंगे, आपको पहले ही बताया था रूल्स में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो वहाँ से लाइट रेज कैसे आएंगी, पैरेलल लाइट रेज आएंगी, कैसे आएंगी लाइट रे, पैरेलल, ठीक है। तो हमारी 2 लाइट रेज आ रही हैं, आपको दिख रहा है एक ये रही, एक ये, ठीक है। दोनों लाइट रे आई, ये आ गई, और लाइट रे जब आएंगी, आपको बताया था कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट पे रखा है, कोई भी लाइट रे है इन्फिनाइट से आ रही है तो कहाँ पर टकरा, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ मिलती है हमें, फोकस पे। तो देखिए ये 2 लाइट रे आ रही हैं आपकी, एक ये लाइट रे आ रही है, एक ये लाइट रे, दोनों ही रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक। और रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों कहाँ पर मीट कर जाएंगी, हमारे फोकस पॉइंट पर, कहाँ पर मीट कर जाएंगी, हमारे फोकस पॉइंट पर, और फोकस पॉइंट पर ही क्या बना देगी, इमेज बना देगी, क्योंकि जहाँ भी 2 लाइट रे मिलेंगी वहीं पर इमेज बन जाएगी। तो क्या होंगी, दोनों लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पर मीट हो गई, फोकस पॉइंट पर, और जैसे ही फोकस पॉइंट पर मीट होंगी हमारी इमेज कैसी बन जाएगी, उसी पॉइंट पर बन जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर रखा हुआ है तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है हमारी कहाँ पर, फोकस पॉइंट पर,
कहाँ पर बनती है, फोकस पॉइंट पर। अब बात करें कैसी बनती है, तो हमारी वो इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात करें रियल का क्या मतलब है, रियल का सिंपल मतलब क्या है, अगर हमारी कोई ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के आगे बन रही है, कहाँ पर बन रही है, मिरर के आगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, तो उस इमेज को हम नाम देंगे कैसी इमेज, रियल इमेज। और कोई इमेज अगर हमारी मिरर के बैक साइड में बनेगी, तो उस इमेज को हम नाम देंगे अपनी कैसी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब क्या है, जिस इमेज को हम टच नहीं कर सकते, जिस इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, उस इमेज को नाम ने क्या दिया, वर्चुअल इमेज। फॉर एग्जांपल वर्चुअल इमेज का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि आप डेली सुबह उठते हैं, उठने के बाद आप डेली फ्रेश होते हैं, मतलब जो भी है, उसके बाद आप क्या करते हैं, ड्रेसिंग अप करते हैं। ड्रेसिंग अप करने के बाद क्या करते हैं, आप मिरर का यूज़ करते हैं। तो मिरर में आपकी एक इमेज बनती है, मिरर में जो इमेज बन रही है, उस इमेज, आपकी इमेज कहाँ बनती है, उस मिरर के पीछे। देखा ना आपने, आपकी इमेज कहाँ बनती है, उस मिरर के पीछे। तो जो उस प्लेन मिरर में आपकी इमेज बन रही है, वो इमेज कैसे बन रही है आपकी, वर्चुअल। क्या आप उसको स्क्रीन पे ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो वो इमेज कैसे होगी, वर्चुअल। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका मिरर कहाँ रखा हुआ है, ये रहा मिरर, कहाँ है ये, और इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के आगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ना कि मिरर के पीछे। यहाँ तो नहीं बनी इमेज, या यहाँ बनी है, यहाँ तो इमेज नहीं बनी। इमेज कहाँ बन रही है हमारी, इधर। तो इमेज मिरर के आगे बन रही है, तो इसलिए हमारी कैसी होगी, रियल। इन्वर्टेड का क्या मतलब है, उल्टी इमेज बनना। क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इन्फानाइट पर हमारा ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। इन्फानाइट पर हमारा ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ है, ऐसे, यानी कि एरो ऊपर है और बिना एरो के नीचे है। लेकिन यहाँ पर कैसी इमेज बन रही है, एरो नीचे आ गया, यहाँ पे कैसा था, एरो ऊपर था, और यहाँ पे क्या हो गया, एरो नीचे हो गया। तो यानी कि कैसी इमेज बनी है, उल्टी इमेज बनी है, पैर सिर की जगह आ गए और सिर पैर की जगह चले गए। कोई डाउट यहाँ तक। अब बात करें तो उसका साइज़ कैसा होगा, साइज़ होगा उसका बहुत छोटा, कह सकते हैं बहुत ही छोटा होगा। यानी कि इन्फानाइट पर उसको साइज़ कैसा रखा होगा, बहुत बड़ा होगा, और फोकस पर आने का तो साइज़ कैसा होगा, बहुत ही छोटा। यानी कि पॉइंट साइज़ कह सकते हैं, बिल्कुल बिंदु बराबर साइज़ हो जाएगा, पॉइंट साइज़ हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं हाईली डिमिनिश, यानी कि बहुत ही छोटा हो जाएगा। विदाउट यहाँ तक। नेक्स्ट केस है कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, बियॉन्ड द सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो, बियॉन्ड द सी। तो सी के पीछे जो रखा है, फॉर एग्जांपल हमने क्या इमेजिन कर लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फानाइट के से आगे और सी के पीछे, यानी कि इन्फानाइट और सी के बीच में रखा हुआ है। तो हमारा कहाँ बनेगा, तो हमने अगेन वही दो रेज लिए हैं। पहली रेज कौन सी ली, कि जो हमारी पैरेलल जाए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जा रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस जो पहले जाती है वो कहाँ पे मिलती है, फोकस से, ये चलिए फोकस पर। दूसरी लाइट रे हमने ले ली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे तो क्या होगी, वो उसी पाथ के अलोंग बाउंस बैक कर जाएगी, यानी कि यही इसी पाथ के अलोंग आएगी और इसी पाथ के अलोंग चली जाएगी। तो इन दोनों लाइट रे ने यहाँ पर इस जगह मीट किया, ये दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर मीट किया, और जहाँ पर दो लाइट रे मीट करेंगी वहीं पर क्या होगा, उसकी इमेज बन जाएगी। तो सिंपल, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बियॉन्ड द सी, यानी कि सी के पीछे रखा होगा, तो हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी हमारी, सी और एफ के बीच में। देखो सी ये रहा और एफ ये रहा, और इन दोनों के बीच में बनेगी हमारी इमेज, तो ये हो गया बिटवीन द एफ एंड सी। अब नेचर कैसा होगा, रियल, रियल तो होगा क्योंकि मिरर के आगे और इन्वर्टेड होगा। ठीक, साइज़ की बात करें, डिमिनिश, आप देख रहे हैं यहाँ पे साइज़ कितना था ए बी का, और यहाँ पर साइज़ कितना सा मिल रहा है, तो क्या होगी, डिमिनिश, यानी कि छोटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया हो, अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रख दें, हम सी पर रख दें, तो कहाँ पर बनेगी, फिर अगेन वही दो लाइट रे लेंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड एक फोकस के। जो पैरेलल ली है हमने प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से, और जो फोकस से ली है वो कहाँ चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दोनों मीट आकर यहाँ पर आ गई। तो जहाँ पर मीट करेंगे वही इमेज बन जाएगी। तो हमने क्या देखा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम सी पर रख दें, तो इमेज भी कहाँ पर मिल रही है हमें, सी पर। विदाउट साइज, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज़ कैसा होगा, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब आपको केसेस करा रखे हैं। डायरेक्ट हम एक काम करते हैं, टेबल पे मूव करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको सारे केसेस दे रखे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फानाइट पे, अगर कहाँ रखा हो हमारा इन्फानाइट पे, तो इमेज पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ मिलेगी आपको, फोकस पे। ये तो सिंपल पता है, अगर इन्फानाइट पे तो कहाँ मिलेगी, फोकस पे। साइज़ कैसा होगा, हाईली डिमिनिश, या फिर कह सकते हैं पॉइंट साइज हो जाएगा। और नेचर कैसा मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अगर हमारी सी के पीछे रखी हो, यानी कि इन्फानाइट और सी के बीच में रखी हो, तो क्या होगा, बिटवीन एफ और सी के मिलेगी इमेज। इमेज की पोजीशन कहाँ मिलेगी, बिटवीन एफ एंड सी के। और साइज़ कैसा होगा हमारा, डिमिनिश हो जाएगा, नहीं छोटा हो जाएगा। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड।
सिमिलरली अगर सी पर होगी तो सी पर ही उसकी इमेज मिलेगी, और साइज़ कैसा होगा, सेम साइज़ होगा, जितनी ऑब्जेक्ट का साइज़ उतना ही हमारा क्या होगा, इमेज का साइज़ होगा। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। बात करें अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ जाए तो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ मिलेगी, बियॉन्ड द सी, यानी कि सी के पीछे मिलेगी। और साइज़ कैसा मिलेगा, एनलार्ज मिलेगा, यानी कि बड़ा साइज़ हो जाएगा। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस पर रखा हो, तो हमारी इमेज कहाँ मिलेगी, इन्फानाइट पे मिलेगी। और साइज़ कैसा मिलेगा, हाईली एनलार्ज मिलेगा। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर बात करें हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसके, पोल और फोकस के बीच में, तो हमारी इमेज कहाँ मिलेगी, बिहाइंड द मिरर। ये दिखाना चाहूँगा मैं आपको। देखिए अगर हमारा एक फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो मिरर कहाँ, इमेज कहाँ मिल रही है हमारी, मिरर के पीछे। जब भी मिरर के पीछे मिलती है तो कैसी इमेज बनती है हमारे, उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। तो यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट हुआ, यानी कि जब हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, पोल और फोकस के बीच में, तो पोजीशन कहाँ मिलेगी, बिहाइंड द मिरर। साइज़ कैसा होगा, एनलार्ज। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो अब मैं कुछ को रिलेट कराने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ मिलती है, फोकस पे। जरा इसी का उल्टा केस ले लेना, ये रहा। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस पे, तो इमेज कहाँ मिल रही है, इन्फिनिटी। देख रहे हो, अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे मिली, और अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे मिली। अगर पहले वाले केस में साइज़ कैसा हो रहा था, हाईली डिमिनिश, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, हाईली एनलार्ज, यानी कि पहले वाले केस में बहुत छोटी हो जाएगी और दूसरे वाले केस में क्या होगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बियॉन्ड द सी, तो कहाँ मिल रही थी, बिटवीन एफ एंड सी। तो अगर जरा यहाँ पे देखना, इसको कोरिलेट इससे करना, यानी कि अगर बियॉन्ड द सी, सी के पीछे रखी है तो इमेज कहाँ मिल रही थी, बिटवीन एफ एंड सी। और अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रख दें तो इमेज कहाँ मिलेगी, बियॉन्ड द सी। यहाँ पे क्या कैसा साइज मिल रहा था आपको, डिमिनिश, लेक छोटा। और यहाँ पे कैसा साइज मिल रहा है आपको, एनलार्ज। ठीक है, तो 4 केसेस आपके एक दूसरे से कोरिलेट कर गए। फिफ्थ केस क्या है आपका, सिंपल है कि अगर सी पर रखा है तो सी पर ही मिलेगी, सेम साइज़ की मिलेगी, और रियल इन्वर्टेड तो मिलनी है ही। ठीक, और लास्ट केस सिंपल है ही, अगर कोई हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, पोल और फोकस के बीच में, तो हमारी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ मिलेगी आपको, बिहाइंड, यानी कि मिरर के पीछे। साइज़ कैसा होगा, एनलार्ज। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके यूजेस मैंने आपको करवा रखे हैं। यूजेस आपके क्वेश्चन में भी काफ़ी बार आ चुके हैं। ठीक है, तो यूजेस आप देख लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, ये सब इसके यूजेस हैं। अब बात करते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर की। जैसे आपने कॉनकेव मिरर पढ़ा था, ऐसे ही सेम एज इट इज़ कॉन्वेक्स मिरर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ पर जो भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी, वो कहाँ पे जा रही थी, वे कन्वर्ज हो रही थी, कहाँ पर कन्वर्ज हो रही थी, फोकस पर। यहाँ पे क्या चेंज होगा, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी तो वे डाइवर्ज होंगी, कहाँ से, डाइवर्ज होगी कहाँ से, फोकस से। वहाँ पे क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी फोकस पर, यहाँ पर क्या होगी, अपीयर्स टू डाइवर्ज, यानी कि डाइवर्ज, एक्चुअली में डाइवर्ज नहीं होंगी, लेकिन डाइवर्ज होने का प्रभाव दिखाएंगी, डाइवर्ज होने की कह सकते हैं एक सिम्टम दिखाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि एक आपकी लाइट रे आई है, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये डाइवर्ज हो गई, फैल गई। लेकिन फैली किधर से, अगर हम पीछे इसको बैकवर्ड मूव कर दें तो आप क्या देखोगे, ये वहीं पर जाकर मिलेगी, कहाँ पर, जहाँ पर इसका फोकस पॉइंट होगा। ठीक है, तो कोई भी लाइट रे जो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ पर डाइवर्ज, अपीयर्स टू बी डाइवर्ज होगी, कहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस पर। ठीक है, तो ये लिखा है आपको, ए लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम, अगर कोई लाइट रे आपकी फोकस से आ रही है, वैसे आपने कॉनकेव मिरर में बताया कि अगर कोई लाइट रे फोकस पॉइंट से जा रही है तो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाती थी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे सेम केस यहाँ पर होगा, अगर कोई लाइट रे किसके डायरेक्टेड टूवर्ड्स है, देखो ये लाइट रे आ रही है आपकी, अगर इस लाइट रे को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ पीछे डॉटेड लाइन से, तो यानी कि फोकस पर लाइट रे आ रही थी, तो फोकस पर जो लाइट रे आ रही है क्या होंगी, इमर्ज हो जाएंगी, कहाँ पर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल सेम है, रूल में कोई दिक्कत नहीं है, रूल्स एज इट इज़ कॉनकेव मिरर वाले हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस कितना रहेगा, वहाँ पर कॉनकेव मिरर में कन्वर्ज होती थी, यहाँ पर क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो क्या होगी, डाइवर्ज अपीयर्स टू बी डाइवर्ज कहाँ हो जाएंगी, फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। और अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस पर आएंगी तो अपीयर्स टू बी डाइवर्ज कहाँ हो जाएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट रूल सेम एज इट इज सिंपल है कि अगर कोई लाइट रे हमारी किस पर आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है, तो उसी पाथ के अलॉन्ग चली जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइट रे आ रही है ये, तो यहाँ से टकराने के बाद पीछे नहीं जाएंगी, ये टकराने के बाद ऐसे इसी पाथ के अलॉन्ग वापस चले जाएंगे। देखो ये एरो इधर भी आ रहा है और फिर उसके बाद ये एरो इधर चला गया। अब दिमाग मारोगे ये लाइन कैसी है, फिर ये लाइन जो है हमारी रिप्रेजेंट करेगी ये डॉटेड लाइन से, यानी कि ये एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है लेकिन वर्चुअली, यानी कि हमने एक काल्पनिक कर रखी है कि हाँ यहाँ पर भी कोई एक लाइन है जिससे कि आपको क्या दिखा सकें कि हाँ ये लाइन, ये रे किस पर थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है, फिर आपको कुछ दो रूल्स पर, दो रे डायग्राम पढ़ाए थे आपको कॉन्वेक्स मिरर के, देख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी डायग्राम है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो कहाँ पर मिलना चाहिए, फोकस पर। और कोई ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में बनाया रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ मिलती है हमारी, बिटवीन पोल और फोकस के बीच में। सिंपल रे डायग्राम है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, देख लेना आप। ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेस कराए थे, ठीक है ना, एक बार उनको रीड आउट कर लेना, आपको नीचे दिख रहे हैं ये, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तो। ठीक है, देख एक बार टेबल के थ्रू भी देख लेते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, इन्फिनिटी पे, किसका केस है ये, ध्यान रखना ये है हमारे कॉन्वेक्स मिरर का केस। इससे पहले आपने कॉनकेव मिरर का पढ़ा था, आप किसका पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो इन्फिनिटी पे तो कहाँ पर बनना चाहिए, एट फोकस, यानी कि फोकस पे बनने चाहिए, बिहाइंड द मिरर। साइज़ कैसा होगा, हाईली डिमिनिश, यानी कि बहुत छोटा हो जाएगा। और नेचर कैसा बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में, यानी कि बिहाइंड द मिरर। और साइज़ कैसा होगा, डिमिनिश हो जाएगा। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कॉन्वेक्स मिरर में दो केसेस आए हैं, दोनों में वर्चुअल और इरेक्ट बनी है, लेकिन कॉनकेव मिरर में सभी केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी। सिर्फ एक केस था वहाँ पर जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनी थी, दैट इज दिस वन, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, ठीक। उसके बाद आपने एक मिरर का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या मिरर का फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/v इज इक्वल 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब 1/v, v का क्या मतलब है, v का मतलब मैंने आपको जब भी बताया था क्लास में कि v का मतलब है हमारा इमेज की डिस्टेंस, यानी कि इमेज जो हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो इमेज कितनी दूर बन रही है, पोल से कितनी दूर है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। ऐसे u क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि पोल से, यानी कि मिरर के पोल से हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है वो कौन शो करता है, यू। और एफ तो हमारा सिंपल फोकल लेंथ है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से रखना। कॉपी में भले ही अगर देख लेना आपने नहीं लिखा हो तो इसको ब्लैक पेन से हेडिंग बना के लिख लेना कि जो हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ होगी किसकी, कॉनकेव मिरर की। किसकी, कॉनकेव मिरर की। वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और जो फोकल लेंथ होगी किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इसका रीज़न मैंने आपको क्लासरूम में दिखाया था। ठीक है, तो इसको याद रखना। फिलहाल अगर फिर भी कोई डाउट होता तो आप मेरे को पर्सनली टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस पर ब्रीफली डिस्कशन दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखें कि फोकल लेंथ किसकी, कॉनकेव मिरर की कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कोई डाउट है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद साइन कन्वेंशन आया था क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपली बताया था कि कोई भी चीज़ अगर मिरर के लेफ़्ट साइड में रखी हुई है तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। राइट साइड में रखी हुई है तो पॉजिटिव होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड में रखी हुई है तो पॉजिटिव होगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के लोअर साइड में रखी हुई है, यानी कि माइनस वाई एक्सिस में रखी हुई है तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो सिंपल ऑब्जेक्ट देखिए, बार पढ़ भी लेते हैं हम कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर की। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, यानी कि इधर हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, मिरर के लेफ्ट साइड में रखा होगा, यानी कि हमेशा नेगेटिव मिलेंगे। जितनी भी डिस्टेंस हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी सारी कहाँ से मेजर करी जाएंगी, पोल से। भाई रेफरेंस पॉइंट क्या होगा हमारा, पोल। पोल से ही सारी डिस्टेंस को मेजर करा जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो कहाँ से नापना स्टार्ट करेंगे हम, पोल से। इमेज कहाँ बनी है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे मेज़र करना, पोल से। तो जितनी भी हम मेजरिंग करेंगे सब कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे। ठीक है, जितनी भी हमारी डिस्टेंस होगी राइट टू दी ओरिजिन, यानी कि इस पी के राइट में जितनी भी होंगी, यानी कि इधर की तरफ, वे सब कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। और जितनी भी हमारी मेजरमेंट होगी मिरर के लेफ्ट साइड, यानी कि इधर
वे सारी हमारी कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी, ठीक है। जितनी भी हमारी डिस्टेंस परपेंडिकुलर अबव टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जितनी भी हमारी मेजरमेंट अप साइड में होंगी, इधर ऊपर की तरफ, वे सब कैसे होंगी, पॉजिटिव होंगी। और जितनी भी हमारी मेजरमेंट नीचे की तरफ होंगी, वे सारी कैसी होंगी, हमारी नेगेटिव। कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट फिर हमने एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया था हमारा, कि हमारी इमेज की हाइट कितनी है, इमेज की हाइट कितनी है डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, यानी कि m इज इक्वल टू आया था हमारा एच आई। आई का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज, एंड एच ओ का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यानी कि m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। इसी का एक दूसरा फॉर्मूला भी आता है, m इज इक्वल टू माइनस में v अपॉन यू। v का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, v का मतलब, v का मतलब होता है, v का मतलब है सिंपल इमेज की डिस्टेंस कहाँ से, पोल से, और u का मतलब क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल, ठीक। उसके बाद आपको मैग्नीफिकेशन कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को एक बार अपना अपना कॉपी में देख लीजिएगा। अगर कोई पॉइंट्स में, किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। एक बार आप अपनी कॉपी में देख लीजिए, करवा रखा है तो, ठीक है। उसके बाद हमारा एक नया फिनोमिना आया था, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, कि अगर कोई लाइट रे हमारी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाए, एंटर कर जाए ऑब्लिकली, किसमें, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो क्या होगा, उसके अंदर एक फिनोमिना हो जाएगा, और उस फिनोमिना को हमने नाम क्या देता अपना, रिफ्लेक्शन। क्या नाम देता, सॉरी, रिफ्रैक्शन। क्या नाम था, रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये आपको कराया था। उसके बाद बताया था इसके ये कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था वहाँ पर, कि जो हमारा बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल होता है, जो हमारे स्विमिंग पूल होता है, उनके जो बॉटम यानी कि जिनकी तली होती है, वो हमें क्या लगती है, कि वो ऊपर है। ज़्यादा ये नहीं लगता कि हमें बहुत गहरा है, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि कोई स्विमिंग पूल बहुत गहरा है, हमें लगेगा वो तो बहुत छोटा स्विमिंग पूल है, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है, वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है। या फिर हम क्या देखते हैं कि अगर हम एक पेंसिल को किसी वाटर के अंदर इमर्ज कर दें, एक बिकर ले लें, उस बिकर में वाटर डाल लें, वाटर के अंदर पेंसिल को रखें, तो हमें क्या लगेगा कि वो पेंसिल क्या है, नीचे से थोड़ी सी मुड़ गई है, बेंट हो चुकी है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न मैंने आपको बताया था, ठीक। फिर हमने देखा था कि अगर हम एक लेमन ले लें, अगर हम एक लेमन ले लें, उस लेमन को किसी भी पानी के अंदर डाल दें, तो क्या होगा, हमें ऐसा लगता है कि लेमन हमने डाला छोटा सा था, लेकिन एकदम लेमन क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि जो छोटी छोटी मतलब कह सकते हैं जो बुक्स होती हैं जिनके अंदर बहुत छोटा लिखा होता है, तो उसको रीड आउट करने के लिए हम क्या किसका यूज़ करते हैं, ग्लास स्लैब का यूज़ करते हैं, ठीक। तो जैसे हम उस ग्लास स्लैब को उन लेटर्स के ऊपर रखते हैं, तो हमें क्या लगता है कि वे लेटर्स बड़े हो गए, ठीक है। क्या एक्चुअली में बड़े होते हैं, नहीं, उनके अंदर एक फिनोमिना होता है जिसका नाम हमने क्या बताया था आपको, रिफ्रैक्शन। क्या नाम होता है उसका, रिफ्रैक्शन। उस रिफ्रैक्शन का ही फिनोमिना के कारण आपको ये सब चीज़ होता है, ठीक है। सब पढ़ रखा है आपने। उसके बाद बात करते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, ऐसे इसके कुछ ना कुछ लॉ हैं। पहला लॉ हमारा क्या था, कि जो हमारी उसके अंदर कैसा, उसके अंदर पहला लॉ क्या था, रिफ्लेक्शन के अंदर, रिफ्लेक्शन के अंदर पहला लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दूसरा लॉ क्या था वहाँ पर, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे सभी कहाँ पर करेंगी, एक ही प्लेन में लाई करेंगी। यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ध्यान से सुनना, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, सारी की सारी क्या होंगी, इंसिडेंट रे, सॉरी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे। किस पर, जो हमारा वो इंटरफेस है, इंटरफेस का क्या मतलब है, कि जो पॉइंट या फिर कोई जो लाइन ऑफ सेक्शन हमारी उन दो मीडियम को कह सकते हैं सेपरेट कर रही है, उस इंटरफेस पर वे क्या करेंगे, सारी की सारी यानी कि तीनों लाइट रे, कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, सारी की सारी उसी पॉइंट पर उसी सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। जैसा सेम एज इट इज़ जो रूल वहाँ पर था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, वही रूल यहाँ पर है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है, वहाँ पर तीन रे कौन कौन सी थी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। यहाँ पर कौन कौन सी है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक नया लॉ आया था, दैट इज स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या कहता है, कि अगर हम साइन एंगल लें, साइन मैथमेटिकल टर्म है, अगर हम साइन एंगल ले लें किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंट का, और उसको डिवाइड कर दें किससे, साइन एंगल से, किसके, रिफ्रैक्शन के, तो एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी, और उस कांस्टेंट वैल्यू को ही हमने एक नया नाम दिया था, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो एक स्नेल लॉ था, स्नेल लॉ का मतलब क्या है, कि द रेशियो ऑफ
साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट्स टू दी साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि जिस एंगल पर हमारी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, अगर उस एंगल का हम साइन ले लें और डिवाइड कर दें किससे, उस एंगल से जिस एंगल से लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, उस एंगल के साइन से, तो हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या नाम देंगे, उस कांस्टेंट वैल्यू का नाम देंगे हम क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम देंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम डिवाइड बाय अनदर मीडियम। ठीक है, आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन क्यों होता है। रिफ्रैक्शन होने का सबसे मेन कारण क्या था कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड में या तो इंक्रीज होगा, भाई सिंपल सी बात है, या तो उसकी स्पीड में इंक्रीज होगा या फिर उसकी स्पीड में डिक्रीज होगा। दो ही काम हो सकते हैं, या तो उसकी स्पीड में इंक्रीज हो जाए या फिर उसकी स्पीड में डिक्रीज हो जाए। अगर उसकी स्पीड में चेंज हुआ, कुल मिला के चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, अगर उसकी स्पीड में चेंज हुआ तो हम क्या ले लेंगे, किसका, द रेशियो ऑफ उन दोनों के मीडियम की स्पीड का रेशो। क्या मतलब है कि अगर कोई लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो ट्रैवल करने पर पहले वाले मीडियम में हमारी उस लाइट की स्पीड क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, डिवाइड बाय दूसरे वाले मीडियम में उस लाइट की वेलोसिटी कितनी है। अगर उन दोनों का रेशो ले लें तो उस रेशो को एक, वो रेशो क्या देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, और उस कांस्टेंट वैल्यू को ही हम क्या नाम देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्लास में बताया था कि इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 का क्या मतलब है। उसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको क्लास में करा रखा है। ठीक है, उसके बाद आती है एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। ठीक है, सिंपल इसको कैसे याद रखें कि अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसके अंदर सिर्फ दो ही केस हो सकते हैं। क्या, या तो उसकी स्पीड उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज हो या फिर उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज हो। अगर उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ, अगर उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, वो लाइट रे अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। और डेविएट कैसे होगी, नॉर्मल से दूर जाकर। कैसे होगी, नॉर्मल से दूर जाकर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँगा कि अगर कोई लाइट रे हमारे कहाँ से आ रही है, डेंसर से रेयर में आ रही है। कहाँ से आ रही है, डेंसर टू रेयर। अगर डेंसर टू रेयर आएगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, सिंपल सी बात है, उसकी स्पीड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब उसकी स्पीड में इंक्रीज होगा तो हमारी लाइट रे, देखो ये आपको ब्लू लाइन की दिख रही है ना, ब्लू कलर से लाइट रे आई, पर लाइट रे को जाना चाहिए था ऐसे, जैसे पिंक कलर की आपको डॉटेड लाइन दिखा रखी है, बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं जाएगी। ये क्या होगी, अपने पास से डेविएट होगी और नॉर्मल, ये भी सिंपल परपेंडिकुलर लाइन दिखी आपको नॉर्मल, इस नॉर्मल से और दूर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, इस नॉर्मल से, पहले तो यहाँ पर थी लेकिन अब क्या हुआ, इस नॉर्मल से और भी दूर हो गई। ठीक है, तो जब भी हमारी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो क्या होगा, अपने पास से डेविएट होगी। डेविएट भी कैसे होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों हुआ, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसी का जस्ट अपोजिट लेके चलते हैं दूसरे केस में कि अगर कोई लाइट रे रेयर से डेंसर आएगी, कहाँ से आएगी, रेयर से डेंसर, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम मारे, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज होगा। और जब वेलोसिटी में डिक्रीज होगा तो वो डाइवेट होगी अपने पाथ से, और जब डाइवेट होगी तो किधर की तरफ डाइवेट होगी, वो डाइवेट होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल के पास, नॉर्मल की तरफ डाइवेट हो जाएगी। दिख रहा है ना आपको कि ब्लू कलर की लाइट रही, जाना चाहिए था कैसे, पिंक कलर की तरफ जाना चाहिए था ना, लेकिन ये ऐसे नहीं गई, ये क्या होगी, बैंड हो गई। क्या होगी, मुड़ गई किधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो ये दो केसेस पढ़ाए थे आपको इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने देखा था कि कुछ स्फेरिकल लेंसेज आए थे। लेंस में कौन कौन से थे, कॉन्केव मिरर आया, कॉन्वेक्स मिरर आया था, कॉन्वेक्स लेंस आया था, और कॉन्केव लेंस आया था। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइप के लेंसेज आपको पढ़ाया था, जैसे कि प्लेनो कॉन्वेक्स पढ़ाया था, बाई कॉन्वेक्स पढ़ाया था, प्लेनो कॉन्वेक्स पढ़ाया था, बाई कॉन्केव पढ़ाया था। ठीक है ना,
कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखवाया था आपको, ठीक है। फिर जैसे रूल्स आपने मिरर के बारे में पढ़े थे, ऐसे रूल हमने लेंस के बारे में पढ़े थे। क्या कि अगर कोई लाइट रे हमारी क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो रिफ्रैक्ट, ध्यान सुनना, वहाँ पे क्या था, रिफ्लेक्ट थी, यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्ट है। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ चली जाएगी, फोकस चली जाएगी, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर है इधर, ठीक। अगर कोई हमारी कोई लाइट रे फोकस से आ रही है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। अगर कोई लाइट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, यहाँ पे ध्यान रखना, ये पॉइंट ही डिफरेंस है थोड़ा सा। वहाँ पर क्या हो रहा था मिरर में क्या था कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, कोई लाइट रे अगर मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही थी तो उसी पाथ के अलॉन्ग वापस जा रही थी। ये किसके लिए था, मिरर के लिए था। लेकिन लेंस के लिए क्या है, लेंस के लिए देखिए आप, रूल यही है, लेकिन बस पॉइंट का नाम अलग हो गया, दैट इज ये रहा। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, वहाँ पे क्या जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वहाँ पर मिरर में ही काम हो रहा था। लेकिन यहाँ पर कब होगा, यहाँ पर जब होगा जब उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है मैंने आपको क्लास में बताया था, ठीक है। उसके बाद ही कुछ केसेस हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर के, ओ सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है। अब जरा यहाँ से हो सकता है कई स्टूडेंट्स, क्योंकि लास्ट टॉपिक था हमारा क्लासरूम में, हो सकता है उस दिन कुछ स्टूडेंट अपसेंट हो, इसीलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, बड़े आराम से लेके चलेंगे इस चैप्टर को। थोड़ा सा ही चैप्टर रह गया है, इस टॉपिक से हम इस चैप्टर को आराम से ईजिली, कोई जल्दी नहीं है। अब तक तो हमने क्या किया, अब तक तो हमारा जितना भी चैप्टर हो चुका था उसका एक फास्ट रिविज़न लिया है, ठीक है। समझ रहे हैं आप कि जितना भी हमारा चैप्टर अब तक हो चुका था हमने उस चैप्टर का फास्ट रिवीजन लिया। हालांकि ये वाला पॉइंट भी आपको हो चुका है, लेकिन ये टॉपिक हमारा आई थिंक लास्ट टॉपिक था क्लास 1 में, इसलिए हो सकता है कई बच्चे उस दिन अपसेंट हो, ठीक। तो इसीलिए इस टॉपिक से मैं क्या कर रहा हूँ, इस चैप्टर को आराम से लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी ध्यान से समझें। अगर ये आपका इसी पॉइंट से, इसी टॉपिक से आपके व्हाट्सएप पर पिक्स आएंगी, जिस बच्चे ने अपनी कॉपी में ये टॉपिक कर रखा है उसको दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुन लें, आप कंफ्यूज बड़े होते हो। अब जिस बच्चे ने ये कॉन्वेक्स लेंस का टॉपिक कर रखा है अपनी कॉपी में, उसको यहाँ से करने की कोई ज़रूरत नहीं है कॉपी में। लेकिन जिस बच्चे ने अपना ये टॉपिक नहीं किया, फिर दोबारा सुन लीजिए, जिस बच्चे का लास्ट टाइम का ये टॉपिक नहीं हुआ वो यहाँ पर ध्यान समझ सभी सकते हैं, समझने के लिए किसी को मनाही नहीं है, समझ सभी लें। जिसका हो गया वो भी समझें, उसको और अच्छे समझ में आएगा, जिसका नहीं हुआ वो ज़रूर समझें, ठीक है ना। तो समझ सभी लें, समझने के बाद जिसका काम कॉपी में हो चुका है उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसका वर्क कॉपी में नहीं हुआ वो यहाँ से अपना वर्क करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं हम अपना रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर, अगर 10th क्लास का साइंस का पेपर आता है तो बिना पेपर इस टॉपिक के, या फिर कह सकते हैं बिना रे डायग्राम के पेपर बन जाए बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो पेपर के लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम को स्पेशली आप ध्यान से करें, और ये लेंस का पार्ट तो स्पेशली करें ही करें ध्यान से, ठीक है। तो अब देखते हैं हम जरा अपने रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहला केस क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे, जैसे आपने मिरर के बारे में पढ़ा था। तो मिरर में क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे। सेम केस यहाँ पर होगा, सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का रहता है, लेंस और मिरर में। मिरर में तो इमेज बनती है किसके थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू, किसके थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू। लेकिन लेंस में इमेज, लेंस में इमेज बनेगी किसके थ्रू, रिफ्रैक्शन के थ्रू। मिरर में किसके थ्रू बन रही थी, रिफ्लेक्शन के थ्रू, लेकिन लेंस में किसके थ्रू बनेगी, रिफ्रैक्शन के थ्रू, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा हो, इन्फिनिटी का मतलब मैंने अभी आपको बताया था क्या मतलब होता है, ठीक है। तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, हमारी सिंपल बात है कहाँ पर बनेगी, एट दी फोकस पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं, ये फोकस आपको दो दिख रहे हैं, एक F1 एक F2। तो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाउंडेड सरफेस कैसी है, हमारी दो सरफेस हैं। एक सरफेस आपको दिख रही है इधर की साइड, एक सरफेस आपको दिख रही है इधर की साइड। तो दोनों का अलग अलग फोकस हमने रखा है। इस वाली के लिए इधर, दिस वन के लिए हमारा क्या है, ये रहा F1, और इस वाली इधर वाली साइड के लिए हमारा कहाँ है, हमारा ये रहा F2, ठीक है। तो हमने क्या करा, दो लाइटें ले ली, दोनों हमारी क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। दिख रहा है आपको, एक ये रही A
और एक घेरी ए डैश, ठीक है ना, एक ए है और एक ए डैश, ठीक है। तो दोनों लाइट रे आई, पैरेलल आई, और रिफ्रैक्ट होने के बाद, ध्यान सुनना, रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ चली जाएंगी, फोकस पर। तो ये लाइट रे दोनों आई और लाइट रे दोनों लेंस से टकराने के बाद कहाँ चली गई, फोकस पर जाकर मीट कर गई, इधर यहाँ पर मीट हो गई और हमारी इमेज कहाँ बन गई, फोकस पॉइंट पर, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनाइट पर रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट पर। दिख रहा है ना आपको, एट F2, तो कहाँ पर बनेगी हमारी, फोकस पॉइंट पर। अब उसका नेचर कैसा होगा, नेचर होगा उसका रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों है, क्योंकि हम इसको स्क्रीन पर ले सकते हैं, भाई वर्चुअल तो इसको कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारी कैसी बनी, रियल बनी। और इन्वर्टेड का मतलब मैंने आपको बताया था, उल्टी इमेज बनना है, यानी कि सिर पैर की जगह आ जाए और पैर सिर की जगह चले जाए, ठीक है। अब बात करते हैं साइज़ कैसा होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर रखा होगा और उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, ठीक, तो हमेशा साइज़ कैसा होगा उसका, हाईली डिमिनिश हो जाएगा, यानी कि बहुत छोटा हो जाएगा, एक बिंदु के बराबर हो जाएगा, पॉइंट के बराबर हो जाएगा, इसलिए उसका नाम देते हैं हम पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश। कोई डाउट फर्स्ट केस में। सेकंड केस की बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हो, 2F के बीच में। 2F का क्या मतलब है, यानी कि फोकस जो पॉइंट है उस फोकस पॉइंट का डबल ले लें, यानी कि 2F करते हैं और उस 2F के पीछे रखते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर होगा, 2F के अगर पीछे ले जाएं हम, ये रहा इधर, ठीक। तो क्या होगा, हमने अगेन दो लाइट रे ले ली, एक कौन सी ली, एक ली हमने पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपको दिख रही है इधर, AD दिख रही है ना आपको, ये AD नाम की जो लाइन है, ये क्या हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। और एक लाइट रे हमने कौन सी डाल दी, एट द ऑप्टिकल सेंटर। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर है, नहीं, इस ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल इस कह सकते हैं इस ऑप्टिकल सेंटर पर, ये रहा, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, पहले केस में जो हमारी कहाँ से थी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ रिफ्लेक्ट होंगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी हमारी फोकस पॉइंट पर। ये हो गई, ये देखो आपको ये फोकस पॉइंट पर मीट किया ना इधर यहाँ पर, ठीक है। तो पहली जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई थी वो कहाँ चलेगी, फोकस पर। और जो दूसरी लाइट रे हमारी किस पर थी, ऑप्टिकल सेंटर पर, वो कहाँ से जाती है, याद करो, वो जाती है ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली जाएगी, यानी कि उसी पाथ के अलोंग आएगी और उसी पाथ के अलोंग वापस चली जाएगी। कहा था ना, तो ये चलिए ये उसी पाथ के अलोंग स्ट्रेट मूव कर देगी, यानी कि ये देखिए वापस तो नहीं जाएगी, कोई मिरर नहीं है, यहाँ पर लेंस है, ठीक है ना। ये देखिए स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, अपने पाथ से डेविएट नहीं हुई, और यहाँ पर आकर मीट कर देते हैं। भाई हमें पता है इमेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ दो लाइट रे को मीट करवाना है, तो दोनों लाइट रे मीट कर गई और यहीं पर हमारी क्या होगी, हमारी इमेज बन गई, आपको इमेज दिख रही है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F, यानी कि 2F के पीछे रखा हुआ है, देखिए 2F के पीछे तो है ये यहाँ पर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2F के पीछे रखा हुआ है तो हमारा इमेज क्या बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में। ये देखो इधर, ये रहा F2 और ये रहा 2F2, तो F2 और 2F2 के बीच में बन गई। और नेचर कैसा है उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज़ आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे कितना बड़ा ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर कितना छोटा सा बना है, तो साइज़ कैसा हो गया, डिमिनिश हो गया, छोटा हुआ है, ज़्यादा छोटे नहीं हुए, लेकिन हाँ डिमिनिश हो गया, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा नहीं है, ठीक है। ऐसी बात करते हैं हम क्या, यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट को किस पर रखते हैं, 2F पर, कहाँ पर रखते हैं, 2F पर। आपको कुछ कोरिलेट हो पा रहे हो कि 2F, जैसे आपने लेंस के बारे में पढ़ा, सॉरी मिरर के बारे में पढ़ा, तो मिरर में 2F की अगर मैं बात करूँ तो 2F क्या कहाँ मिलता है आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मिरर में वही तो मिलता है भाई, अगर फोकल लेंथ का डबल कर दें तो कौन सा पॉइंट मिलता है वहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पर भी जरा देखने की कोशिश करते हैं, अगर मैं ऑब्जेक्ट कहाँ रख दूँ, 2F पर, कहाँ रख दूँ, 2F पर, एक मिनट रुकिए जरा, अगर मैं ऑब्जेक्ट कहाँ रख दूँ, 2F पर, वहाँ पर आपने जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था तो आपको कैसा मिला था, जरा सोच के बताओ। जब आपने एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था तो उसकी इमेज कहाँ मिली थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिली थी। साइज़ कैसा मिला था, सेम साइज़ का मिला था ना। ऐसे भी यहाँ पे देखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F पर रख दें तो कहाँ मिलनी चाहिए, जरा वहाँ पे सोच के बताओ। वहाँ पे C पे रखा था तो C पर ही मिली थी, तो यहाँ पे 2F1 पे रखा है तो कहाँ मिलेगी, 2F2 पे मिलेगी, यानी कि 2F पे रखा था और 2F पर ही मिली है, ठीक है। तो यानी कि 2F पे रखा, वही एक पैरेलल गई और एक ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों लाइट रे मीट कर गई, और मीट करने के बाद कहाँ मिल गई, 2F पर रखा था और 2F पर ही हमें कहाँ मिली है, इसकी इमेज मिली है। अब बात करते हैं इसका नेचर कैसा होगा। नेचर की बात करें तो नेचर है हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल तो है ही हमारा, इन्वर्टेड का मतलब आपको पता ही, उल्टी देखिए, यहाँ पे A ऊपर था B नीचे था, यहाँ पे क्या है B ऊपर है और A नीचे है।
साइज़ की बात करें वहाँ पर मिरर का केस में क्या था, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो साइज़ कैसे मिलता था आपको, सेम, ऐसी सेम साइज़ आपको यहाँ पे मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को उठाएं और F और 2F के बीच में रख दें, कहाँ रखते हैं, F1 और 2F1 के बीच में, तो क्या होगा, तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, बियॉन्ड 2F, कहाँ पर मिलेगा, बियॉन्ड 2F। अभी आप फिलहाल देखिए, मैं आपको अभी बहुत ईजी मेथड बताऊंगा इसको याद करने का, ठीक है ना। फिलहाल आप रे डायग्राम देखिए इसका, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, F और 2F के बीच में, कहाँ रखा हो, F और 2F के बीच में, यानी कि इधर रखा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ मिल रही है हमारी, बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2F। जैसे कि आपने वहाँ पर पढ़ा था ना मिरर के केस में, अभी मैं आपको कोरिलेट कराऊंगा, रुकिए, फिलहाल आप इतना याद रखिए, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में रखा हुआ है तो हमने अगेन दो लाइट रे ली, पहली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी एट द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। दोनों करने के बाद हमारा कहाँ से और दोनों मीट कहाँ पे करी है, हमारी बियॉन्ड दी 2F। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा F1 पर रखा हुआ है, सॉरी F1 कह रहा हूँ, F1 और 2F1 के बीच में रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ मिलती थी, बियॉन्ड 2F, यानी कि 2F के पीछे मिलेगी। नेचर कैसा होगा, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, और साइज़ आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कितना सा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर कितना बड़ी आपको इमेज मिले, तो यानी कि साइज़ कैसा होगा उसका, एनलार्ज होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है, कहाँ पे रखा है, ये देखिए आप फोकस पर रख दिया, तो आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ मिलती है, इन्फानाइट पर, और कोई अगर ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पर है तो इमेज कहाँ मिलती है, फोकस पर। सिंपल, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो कहाँ मिलेगी इमेज हमारी, इन्फानाइट पर। और आपको ये भी पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रखा है और इन्फानाइट पर उसकी इमेज बन रही है तो साइज़ कैसा मिलता है, तो उसको हाईली एनलार्ज, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट। दोबारा सुन लीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फानाइट पर है, ठीक, तो इमेज कहाँ मिलती है, फोकस पर, और साइज़ कैसा मिलता है, हाईली डिमिनिश। और अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ मिलेगी, इन्फानाइट पर, और साइज़ कैसा मिलेगा, हाईली एनलार्ज। तो वही सेम केस यहाँ पर है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पर रखा है, तो नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, और साइज़ कैसा होगा उसका, हाईली एनलार्ज होगा, ठीक है। आपको याद हो वहाँ पर आपने जब कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा, तो कॉनकेव मिरर में लास्ट केस कैसा था, वर्चुअल और वर्चुअल और इरेक्ट वाला लास्ट केस देखा था ना आपने, वर्चुअल इमेज मिल रहा था। सेम एज इट इज़ इसमें कॉन्वेक्स लेंस में भी है। कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट केस क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर इधर, ठीक है, और ये रहा आपका फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के जब बीच में रखोगे तो इमेज कहाँ मिलेगी आपको, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, यानी कि जिस साइड में आपने लेंस के ऑब्जेक्ट रखा है, जिस साइड में आपने ऑब्जेक्ट को रखा है उसी साइड में उसकी इमेज बनेगी। देखो जितने भी केस थे आपके, देखो एक मिनट मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड, इमेज कहाँ है, राइट साइड। ऑब्जेक्ट लेफ्ट, इमेज राइट, ऑब्जेक्ट लेफ्ट, इमेज राइट, ऑब्जेक्ट लेफ्ट, इमेज राइट, ऑब्जेक्ट लेफ्ट, इमेज राइट। बट इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट है और इमेज भी कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड, यानी कि सेम साइड में बन रही है। और नेचर कैसा है, सभी केसेस में आपको कैसा मिल रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन इस केस में कैसे मिलेगी आपको, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे मिलेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, और साइज कैसा होगा, एनलार्ज, ठीक है। अब जरा इसको याद रखने की कोशिश करते हैं, कैसे याद करेंगे। जैसे मैंने आपको कॉनकेव मिरर वाले केस में याद कराया है, ऐसी सेम एज इट इज ऐसी इसमें मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, इन्फिनिटी पे, अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, फोकस पर, कहाँ मिलेगी, फोकस पर। और अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, ज़रा देख के बताना, इधर फोकस पे, इधर बना देता हूँ मैं आपको, जो कि अगर आप ऑब्जेक्ट कहाँ रख देंगे, फोकस पर, तो इमेज कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी, जस्ट अपोजिट। देख पा रहे हो, पहले वाले केस में क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रख दें, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ मिल रही थी, फोकस पर। अब दूसरे वाले केस में देखना, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रख दें, फोकस पर, तो इमेज कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी। अब जरा यहाँ देखो, पहले वाले केस में साइज़ कैसा था, हाईली डिमिनिश, यानी कि बहुत छोटा, और दूसरे वाले केस में कैसा है, हाईली मैग्नीफाइड कह लो या फिर इन्फानाइटली लार्ज, यानी कि बहुत बड़ी, ठीक। नेचर सेम रहेगा, नेचर पहले वाले में भी रियल एंड इन्वर्टेड और दूसरे वाले में भी रियल एंड इन्वर्टेड। कोई डाउट यहाँ तक। अब जरा दूसरे केस को कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, 2F के पीछे, कहाँ रखा हुआ है, 2F के पीछे, तो इमेज कहाँ बनती थी, F के और 2F के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2F के पीछे रखा है तो इमेज कहाँ बनती थी, F के और 2F के बीच में। ज़रा इसका अपोजिट केस देखना,
अगर ऑब्जेक्ट को ही एफ और 2f के बीच में कर दें तो इमेज कहाँ बन रही है, 2f के पीछे। देख पा रहे हो, f1 f2 के चक्कर में भी मत पड़ो, ठीक है ना। f1 f2 आपको पता है f1 और f2 क्यों आया यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन आप फिलहाल इसको सिंपली f कंसिडर करो। अगर आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 2f पर, या सॉरी 2f के पीछे, तो इमेज कहाँ मिल रही है, f और 2f के बीच में। और अगर आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, f और 2f के बीच में, तो इमेज कहाँ मिल रही है आपको, 2f के पीछे। देख पा रहे हो, जस्ट अपोजिट। अब जरा ऐसे इसके साइज में आ जाओ। पहले वाले साइज कैसा था, डिमिनिश, और दूसरे वाला साइज कैसा है, जरा एनलार्ज। नेचर सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई डाउट यहाँ तक। अब जरा बात करते हैं मिरर की। मिरर में भी आपने देखा था कि अगर आप, एक केस ऐसा था कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे तो पोजीशन कहाँ मिलती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी मिलती थी, और साइज़ कैसा था, सेम साइज़। ऐसे ही यहाँ पर है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 2f पर रखेंगे तो इमेज कहाँ मिलेगी, 2f पर ही मिलेगी, और साइज़ कैसा होगा, सेम साइज़। ना बढ़ेगा साइज़, ना ही घटेगा, सेम साइज़ का मिलेगा। नेचर कैसा होगा, सेम, वही रियल एंड इन्वर्टेड। एक लास्ट केस वहाँ पर भी आपने पढ़ा था, वर्चुअल और इरेक्ट वाला, जो लास्ट केस मैंने आपको स्पेशली दिखाया था, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर भी एक स्पेशल केस है, क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, जैसे कि देखिए ये रहा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट ऑन द सेम साइड। दिख रही है ना, ऑन द सेम साइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, तो हमारा कहाँ मिलेगी, इमेज मिलेगी हमारे उसी सेम साइड में, जिस साइड में हमारा क्या रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। साइज़ कैसा होगा, बड़ा साइज होगा। देखो ऑब्जेक्ट कितना सा है और इमेज कितनी बड़ी है उसकी, ठीक है ना। तो साइज़ कैसा होगा, एनलार्ज हो जाएगा। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। कोई डाउट यहाँ तक। ये हमारे किसकी थी, कॉन्वेक्स लेंस के सभी केसेस थे। अब इसका लास्ट पार्ट है कॉनकेव लेंस के। कॉनकेव लेंस के सिर्फ 2 ही केसेस हैं। जैसे आपने वहाँ पे कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे 6 केसेस थे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के वहाँ पे कितने थे, सिर्फ 2 केसेस। ऐसे यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हैं, लेकिन कॉनकेव लेंस के, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के यहाँ 6 केसेस हैं, लेकिन कॉनकेव लेंस के कितने हैं, सिर्फ 2। कौन कौन से, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, इन्फानाइट, देख रहे हैं आप, इन्फानाइट रखा होगा कहीं, जब भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो कहाँ पर इमेज बन रही है, फोकस पर। बस सिंपल लाइट रे आई और ये डाइवर्ज हो गई, इधर होगा डाइवर्ज। लेकिन हम क्या करेंगे, इनको वर्चुअली मीट कर देंगे, क्योंकि इधर तो कहीं मीट होंगी नहीं, राइट साइड में तो कहीं मीट नहीं हो पाएंगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से वर्चुअली मीट करा देंगे। कल्पना कर लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, काल्पनिक कर सकते हैं कि हम एक हाइपोथेसिस मान लें कि पीछे की तरफ मीट करा देते हैं। तो यहाँ पर जब मीट कराओगे तो क्या होगी, आपको इमेज कहाँ मिलेगी, फोकस पर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक क्या है कि अगर आप 2f और f के बीच में लेंगे तो इमेज कहाँ मिल रही है आपको, f के और o के, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। तो जिस बच्चे के ये डायग्राम नहीं हो रहा, क्योंकि जहाँ तक मुझे उम्मीद है सबके यहीं तक वर्क हो रहा होगा, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो लास्ट डे नहीं आए थे, उनका वर्क ये भी नहीं हुआ होगा, यानी कि यहाँ से, इस जगह से, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पर नहीं आए थे, लास्ट डे नहीं आए थे, जिस दिन लास्ट क्लास हुई थी, वो बच्चे तो यहाँ से वर्क करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे, जिन बच्चों ने ये वर्क कर रखा है, वो अपना इस टेबल को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जब बात करते हैं, जैसे वहाँ पे आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, क्या 1/v + 1/u = 1/f पढ़ा था ना, एक फॉर्मूला। ऐसे यहाँ पर लेंस का एक फॉर्मूला क्या है, 1/v - 1/u = 1/f। सभी सिंबल का अपना सेम, वही जैसा जो मीन इन सिंबल का वहाँ पर था, वही सेम यहाँ पर है। v क्या रिप्रेजेंट करता था वहाँ पर भी, v शो करता था कि किसके केस के लिए कह रहा हूँ मैं, ध्यान सुन लो ना, मिरर के केस में, कि पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस क्या है, ये तो था मिरर में। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से उसकी किसकी इमेज की डिस्टेंस क्या है। वहाँ पर किससे मेज़र किया था आपने, पोल से किया था। यहाँ पे किससे मेज़र करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करेंगे। तो v क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑप्टिकल सेंटर। और u का रिप्रेजेंट करता है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट। f क्या था, फोकल लेंथ, जो वहाँ पर भी फोकल लेंथ थी और यहाँ पर भी फोकल लेंथ है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट बनाकर लिख लेना, कि जो हमारी फोकल लेंथ होगी किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, वो हमेशा कैसे जाएगी, पॉजिटिव जाएगी, और जो कॉनकेव लेंस की जाएगी वो हमेशा कैसे जाएगी, नेगेटिव जाएगी। एक फॉर्मूला आपने मैग्नीफिकेशन का मिरर में भी पढ़ा था, और यहाँ पर लेंस में भी है, वहाँ पर भी आपने पढ़ा था क्या,
m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, यानी कि इमेज की हाइट कितनी है डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर फॉर्मूला है कि इमेज की हाइट कितनी है डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। अगर उन दोनों का रेशो निकाल दें तो हमें एक नई टर्म मिलेगी, दैट इज मैग्नीफिकेशन। एक फॉर्मूला और पढ़ा था वहाँ पर आपने मैग्नीफिकेशन का, m इज इक्वल्स टू माइनस में v अपॉन यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा m इज इक्वल्स टू v अपॉन यू, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न मैं आपको ज़रूर बताऊंगा एक बार क्लासेस स्टार्ट हो जाए हमारी, फिर मैं आपको इसका रीज़न इजीली बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो फिलहाल आप अपना इसका ध्यान रखिए कि मिरर के केस में क्या था, m इज इक्वल्स टू माइनस में v अपॉन यू, लेकिन लेंस के केस में क्या हो गया, m इज इक्वल्स टू v अपॉन यू। कोई डाउट यहाँ तक? अभी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको ध्यान समझते हैं कि पावर ऑफ लेंस है क्या, ठीक है। आपने देखा होगा कि कह सकते हैं अगर आप की क्लास में या फिर आपने अपने चारों तरफ अपनी नेबरिंग में देखा होगा कि आप कहते हो कि यार तेरे आई साइट ज़्यादा वीक है, तेरे लेंस ज़्यादा पावर के हैं, तेरी आई साइट थोड़ी कम वीक है, तेरी लेंस थोड़े कम पावर के हैं। ये सुना है आपने कि इसके तो लेंस बहुत पावर के हैं भाई, इसके लेंस बहुत कम पावर के हैं, आपने सुना है ना। ये इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, आपने देखा है कि हमारा लेंस क्या काम करते हैं, लेंस दो काम करते हैं कि या तो किसी लाइट रे को डाइवर्ज कर देंगे यानी तो ये फैला देंगे, या फिर किसी लाइट रे को कन्वर्ज कर देंगे। सिंपल सा बात है, अगर कोई लाइट रे आई, उस लाइट रे को या तो वे कन्वर्ज कर सकते हैं या फिर वो क्या कर सकते हैं, उस लाइट रे को डाइवर्ज कर सकते हैं। तो अब बात करें कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल दो लेंस है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। भाई थोड़ा सही ड्रॉ नहीं हो पा रहा है इस पर, लेकिन आप थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दोबारा देखिए थोड़ा ये दिक्कत कर रहा है माउस, ठीक है ना। अगर सपोज चलो नहीं बन पा रहा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम। अगर सपोज हमारे पास दो लेंस है, पहला लेंस ये रहा, दूसरा लेंस ये रहा, हालांकि कोई राक्षस सा लग रहा है ये, बड़ा कोई भयानक सा, लेकिन फिर भी कोई नहीं, आप देख लीजिए। अगर हमारे पास कोई दो लेंस है, एक लेंस ये रहा, एक लेंस ये रहा, अब हम ये कैसे कंसिडर करें कि ये लेंस अच्छा डाइवर्ज करता है या अच्छा कन्वर्ज करता है, या दूसरे वाला लेंस अच्छा डाइवर्ज करता है, एक अच्छा कन्वर्ज करता है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक नई टर्म लाए हैं, क्या, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है कि कोई लेंस किसी लाइट रे को कितना कन्वर्ज कर सकती है या कितना डाइवर्ज कर सकती है। कोई लाइट रे कोई लेंस किसी लाइट रे को कितना कन्वर्ज कर सकते हैं या फिर कितना डाइवर्ज कर सकती है, उस कैपेबिलिटी को, उस एबिलिटी को, उस पावर को, उस क्षमता को, उस लेंस की हम क्या नाम देंगे, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। वही बात बताओ, अगर मैं आपको कहने लगूँ कि ही इज़ मोर पावरफुल दैन दिस पर्सन, तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब यही तो होगा कि ये बंदा इस बंदे से ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल का मतलब क्या है कि हो सकता है ये एक बार में कह सकते हैं 2 पेंसिल तोड़ दे, हो सकता है दो, जिसको हम पावरफुल करें वो एक बार में 10 पेंसिल्स को एक साथ तोड़ दे, ठीक है। तो पावर का मतलब क्या है कि कितनी ज़्यादा चीज़ को वो एक साथ कर सकता है, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ है उसको कितना वो कर सकता है, उसी के बिहाफ पर हमने उसकी पावर के बारे में कहा है। ऐसे हम लेंस की बात करते हैं कि लेंस कितना किसी लाइट रे को कन्वर्ज कर सकता है या फिर कितना उसको डाइवर्ज कर सकता है, ठीक है ना। अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात है तो कितना कन्वर्ज कर सकता है, और कॉनकेव लेंस की बात है तो कितना डाइवर्ज कर सकता है। उस डिग्री को, उस पावर को ही हमने क्या नाम दिया अपना, पावर ऑफ लेंस। तो द डिग्री ऑफ, ध्यान से डेफिनेशन देखिए, द डिग्री ऑफ, वो क्षमता, वो डिग्री किसकी, कन्वर्ज करने की या फिर डाइवर्ज करने की। किसको कन्वर्ज डाइवर्ज करेंगे, एक लाइट रे को, ठीक है। कि उसी चीज़ को हमने क्या नाम दिया, अपनी पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस और फोकल के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, क्या होती है कि पावर जो होती है हमारी P, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से, यहाँ पर आपको दिख रहा है P इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1/f। 1/f का मतलब क्या है कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। क्या मतलब है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ का अगर रेसिप्रोकल कर दें तो जो हमें टर्म मिलेगी, उस टर्म को हम नाम क्या देंगे, पावर P। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये लिख रहा है आपको, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। और जो पावर की ऐसा यूनिट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वेट की, तो वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ग्राम, यही तो ऐसा यूनिट है। ऐसे हम क्या करें, पावर की कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट होगी, तो पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। क्या होती है ऐसा यूनिट,
डायप्टर। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर। डायप्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल डी से। कोई डाउट यहाँ तक? तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। पावर ऑफ लेंस, ध्यान सुनना मेरी डेफिनेशन जो मैं बोलने जा रहा हूँ। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ए लाइट रे। ठीक, इट इज also the reciprocal of focal length, that is p is equals to 1 upon f. It is represented by capital P and the SI unit of power is diopter which is represented by capital D. ठीक है, अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। जरा देख के बताएंगे, आप खुद ही बताएंगे। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स कैसे लिखवाई है आपको अभी, जरा ये देखिए जिस पर अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव। अब जरा एक बात बताओ, अगर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव होगी तो पावर कैसे निकालोगे? 1 अपॉन फोकल लेंथ करके। तो 1 अपॉन पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमेशा पावर ऑफ, देखो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी है? पॉजिटिव, तो पावर भी कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है पता लगा ना क्यों है? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ भी हमेशा पॉजिटिव रहती है, उसकी फोकल लेंथ भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जिस कारण उसकी पावर भी हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। ऐसी बात करें कॉनकेव की, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा कैसी रहती है? नेगेटिव, तो उसकी पावर भी हमेशा कैसी रहेगी? नेगेटिव। ठीक है, द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव एंड पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, एक बात का इसमें बहुत ध्यान रखना है आपको, क्या कि जब भी आप पावर को निकालोगे, जब भी किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी क्वेश्चन में आपको पावर की वैल्यू निकालनी होगी तो आपको ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। इसको कह सकते हैं कॉपी पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाकर लिख लेना कि जब भी आप पावर ऑफ लेंस निकालेंगे तो आपकी फोकल लेंथ हमेशा किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। यानी कि फोकल लेंथ हमेशा पहले मीटर में करेंगे आप, अगर मीटर में नहीं है, उसके बाद पावर निकालेंगे तो पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी? डायप्टर होगी। ठीक है, अब आपने पढ़ा था अभी 9th क्लास में कि आपने न्यूटन के बारे में पढ़ा था। फोर्स क्या थी? फोर्स की ऐसा यूनिट क्या थी? न्यूटन। फिर वहाँ पे पढ़ा था आपने 1 न्यूटन क्या था? 1 न्यूटन क्या था कि जब 1 किलोग्राम मास को मूव कराएंगे किसके कितने एक्सेलरेशन से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो हमारा फोर्स कितना मिलता था? 1 न्यूटन। ऐसी बात करें जरा पावर की, तो पावर 1 डायप्टर कब होगी? 1 डायप्टर जब होगी जब हमारी फोकल लेंथ कितनी हो जाए? 1 मीटर हो जाए, या फिर ये कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर हो जाए। ध्यान रखना, या तो फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर हो जाए तो पावर कितनी होगी? 1 डायप्टर होगी, या फिर फोकल लेंथ कितनी हो जाए? 1 मीटर हो जाए तो पावर कितनी होगी? 1 डायप्टर होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको फिलहाल आप लिख लेना। इसको जब भी स्कूल ओपन होंगे मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन है मेरा, कुछ मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, लेकिन फिलहाल आप इस पॉइंट को लिख लें कि पावर जो होगी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी? फोकल लेंथ के। तो सबको पता है ये फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी या फिर थिकनेस के। फोकल लेंथ और थिकनेस के बीच में रिलेशनशिप कैसे आई? मैं आपको लैब में ले जाकर, मैंने आपको बोला था कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा लैब में आपको लेकर चलेंगे, टेंशन ना लें आप। जैसे हमारा स्कूल ओपन होता है, जैसे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नेक्स्ट डिसीजन आता है, और जब भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन होंगे, आपको लैब में ले जाकर जो भी इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत जो भी डाउट कह सकते हैं, जो डाउट रहेगा उसको लैब में ले जाकर आपको सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपको सब तरीके के लेंस दिखाए जाएंगे, मिरर भी दिखाए जाएंगे, आपको प्रिज्म सब दिखाया जाएगा आपको, आप टेंशन ना लें। ठीक है, क्योंकि कुछ डाउट होते हैं साइंस में, कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो आपको जो भी समझ में आती हैं जब आप क्या करते हो उसको रियल में अपनी लाइफ में देख सकते हो। ठीक है ना, साइंस को पढ़ने का मज़ा ही जब आता है। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि साइंस को आप इन्जॉय कब करोगे? साइंस को इन्जॉय जब करोगे जब आपको वो फिनोमेना अपने चारों तरफ होता हुआ दिखे। ठीक है ना, तो आप टेंशन ना लें, जैसे ही हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी मैं आपको ये सब चीज़ लेंस मिरर कैसे कन्वर्ज करता है, कैसे डाइवर्स करता है, किस तरह से करता है, आपको सब दिखाया जाएगा। ठीक है ना, फिलहाल आप इतना याद रखें कि पावर जो होगी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फोकल लेंथ के या फिर थिकनेस के। और अगर हम कोई 2 लेंस ले लें और उन 2 लेंस का कॉम्बिनेशन कर दें तो उन दोनों लेंस की पावर को प्लस कर देंगे हमेशा, और ऑलवेज हमेशा क्या करेंगे? प्लस। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर कॉनकेव है तो पावर माइनस में लेने के बाद ही प्लस करेंगे,
क्या मतलब हो सकता है इसमें भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हों, लेकिन आप फिलहाल इस पॉइंट को यहाँ तक अपनी कॉपी में लिख लें। मैं आपको पिक सेंड कर रहा हूँ अभी, जैसे ही आप ये वीडियोस का लिंक मैं आपको आपके ग्रुप पर सेंड करता हूँ, उसके तुरंत बाद मैं आपको कुछ पिक सीरीज़ वाइज सेंड करूँगा। उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग आप देख लें, अगर वो वर्क आपकी कॉपी में हो रहा है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो वर्क आपकी कॉपी में नहीं हो रहा या जहाँ से नहीं हो रहा वहाँ से आपको अपनी कॉपी में नोट्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। स्कूल जैसे ही ओपन होंगे आपकी कॉपी चेक होगी। अगर किसी बच्चे का जब उस टाइम वर्क कंप्लीट ना मिला तो उस टाइम उसको उसी टाइम सूटेबल पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, ठीक है। जैसे आपका वर्क कंप्लीट हो, आपने पहले भी बहुत अच्छा वर्क किया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो अभी तक एक्टिव नहीं हैं, लेकिन जैसे ही आप इस वीडियो को देख लें तुरंत अपना वर्क करें। वर्क कंप्लीट जैसे ही हो जाए आप अपने कॉपी की पिक लेकर अपनी नोटबुक की पिक्स क्लिक कर कर व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे ही आप इस वीडियो को यूट्यूब पर कंप्लीट देख लें, देखने के बाद एक तो सबसे पहले नीचे थोड़ा सा नीचे सब्सक्राइब का आपको बटन दिखेगा, ठीक है ना। आपको सब्सक्राइब का क्लिक दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उससे होगा क्या, उससे आपके लिए एक बेनिफिट है कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो कोई भी आपके लिए आएगी यूट्यूब पर, आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप उसको सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पॉइंट, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप सभी जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा, देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपना इंडिविजुअल नाम लिखेंगे उसके अंदर। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने इस वीडियो को अब तक देखा है और किसने इसको नहीं देखा, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, इसलिए आराम से आप देखें। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये बात ध्यान रहे, वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर एंटर करें। जिसका नेम उसके अंदर नहीं होगा उनके पेरेंट्स से मैं कांटेक्ट करूँगा, बाद में उसको पनिशमेंट भी मिलेगी, ठीक है ना। तो जैसे ही आप ये वीडियोस देख लें, अगर इस वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको कोई भी डाउट है, सपोज़ कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे हुआ, उस पर्टिकुलर पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो पॉइंट पर्टिकुलर आप मेरे को पर्सनली भी और ग्रुप पर भी सेंड कर सकते हैं, सर ये कैसे हुआ, मैं आपको उसका सूटेबल आंसर दूंगा। लेकिन इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ध्यान सुन लें, दिस इज़ कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू वॉच द वीडियो एंड कंप्लीट देयर वर्क इमीडिएटली, ठीक है। वीडियोस देखने के तुरंत बाद कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें, जिससे मेरे को ये पता चल जाए कि आपने ये वीडियो देख ली है, आपको समझ में आ गया है और आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।